नमस्कार, स्वागत है आपका द अभिषेक तिवारी शो पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ द अभिषेक तिवारी शो के एडिटर इन चीफ अभिषेक सर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, जो राहुल गांधी आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए, एक तरह से कहे तो अपना एजेंडा सेट कर चुके हैं, एक तरह से वही कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुछ कहा और अब विदेश दौरे पे कुछ और कह रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है कि चीन से प्यार और भारत पे प्रहार क्यों? क्या एजेंडा है? और वो बकायदा सिख से लेकर आरक्षण तक अपने प्रोपेगेंडे को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाकर, ऐसा क्यों? अभिलाषा, सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी बहुत डेंजरस है इस देश की एकता, अखंडता, इस देश की संस्कृति के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं जो आपका मूल प्रश्न था कि चीन से प्रेम और भारत के प्रति इतना विद्वेष, फ्रस्ट्रेशन है। आप कल्पना कर सकती है, जो पार्टी इस देश के सत्ता के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ती मड़ोड़ती रही हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती रही, जो इस देश के संविधान को अपनी बपौती समझती हो। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 1974 में इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान के मूल बातों में दो चीजें ऐड की। एक, उन्होंने प्रस्तावना में एक सेकुलरिज्म ऐड किया। अगर आप मूल प्रस्तावना पढ़ेगी तो सेकुलरिज्म तो नहीं था। तो जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में भी बदलाव करने से ना हिचके, जो देश में इमरजेंसी लगाने में ना हिचके, वो ये बोल रहे हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं, कड़ा पहनने का अधिकार नहीं। अच्छा, ये प्रश्न चूंकि जिस सिख ने पूछा था, उसने बोला कि मैं अगला प्रश्न उससे पूछना चाहता था, क्योंकि मैं कुछ ही दिन के लिए आया हूं और मेरे पूरे इंटायर लाइफ में आज तक मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया कि कम से कम जिस हिंदुत्व या हिंदू फोर्स की वो बात कर रहे हैं, उसमें से किसी ने आके मुझसे ये कहा कि तुमने पगड़ी क्यों पहनी है, पग क्यों पहनी है, ये तुमने कृपाण क्यों रखा है, कड़ा क्यों पहना है। वो सिख स्वयं जाकर के कन्फ्रंट कर रहा है इस बात को कि उनका जो प्रश्न था उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने उत्तर दिया। अच्छा, ये उत्तर उन्होंने यूएस की धरती पर दिया। लोग मुझसे कहते कि क्या प्रधानमंत्री के प्रति प्रश्न पूछना देशद्रोह? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जब यह झूठ बोलेंगे कि भारत में बेरोजगारी दर चीन से अधिक, चीन में कम है और भारत में अधिक है, लेकिन डाटा कहती है कि चीन में अधिक है, भारत से 15% अधिक है वहां। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, बिल्कुल सही बात है कि चीन में बेरोजगारी दर इस समय ऑल टाइम हाई है। शी जिनपिंग स्वयं परेशान है। देखिए, चीन इस वक्त इसी वजह से वहां के लोगों को उलझाए हुए कि विदेशों की जब बात होती है वहां पे कि चीन का ये हिस्सा है, ये हिस्सा हम ये कैप्चर कर लेंगे, ताइवान पे कैप्चर कर लेंगे, चीनी ताइपे के साथ जिस प्रकार के रिलेशन है, या वियतनाम के साथ जिस प्रकार के इस वक्त जो सामाजिक परिवेश के अंदर जो बदलाव हो रहा है, ये चीन इसी वजह से डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि वहां बेरोजगारी दर ऑल टाइम हाई है। भारत में कोविड के बाद राहुल गांधी चेयर पे बैठे हुए थे, किसके साथ? रघुराम राजन के साथ। और उन्होंने क्या कहा था कि रघुराम राजन ने कि अगर 5% से ऊपर भी वार्षिक विकास दर जो है ऊपर रहता है तो मैं चमत्कार मांगू। 7% रहा। ये कौन चमत्कार तो हो गया? चमत्कार बैक टू बैक आप देखिए, जिस प्रकार से जीडीपी में आईएमएफ के रिपोर्ट को पढ़िए, भारत जिस प्रकार से यही प्रॉब्लम है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस 100 के नीचे खड़ी है। लोग मोरल विक्ट्री मान के उछलने की 90-99 सीटें आ गई है। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि जो इस बार का भी इलेक्शन हुआ उसमें उनको पता था, आधा इलेक्शन होने के बाद उनको पता चल गया था कि 400 के पार नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईवीएम मोदी के हिसाब से काम करती है, इलेक्शन कमीशन है वो भी मोदी के हिसाब से कर रही है, वो भी इंटरनेशनल मंच से बोल रहे हैं। यही वो मेरा फॉरम है। मुझे लगता है कि ये जो पीड़ा है, तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जैसे, अगर ईवीएम मैं हैक कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में 30 सीटें क्यों कम कराऊंगा, जब सारे पोल भी मुझे प्रोजेक्ट कर रहे हैं 72 सीट। देखिए, एक बहुत बुजुर्गों ने बढ़िया कहावत कही है, जिस पथ पर बुद्धिमान व्यक्ति चलने से पहले हिचकता है, बेवकूफ आदमी सरपट दौड़ता है। अंधेरी गली है, बुद्धिमान व्यक्ति
सोचेगा कि चलो टॉर्च का इंतजाम कर ले, पता नहीं कोई जंगली जानवर हो, कोई सांप हो, बिच्छू हो। लेकिन मूर्ख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के अंदर भारत को विभाजित करके भी प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है राहुल गांधी के अंदर, वो अद्वितीय है। एक बात मानना पड़ेगा, ये जो नया मेंटोर है राहुल गांधी का, ये राहुल गांधी से बड़ा विभाजनकारी है। वो चाहता है कि भले देश टूट जाए, भले भारत टुकड़ों में हो जाए, उस टुकड़े के एक हिस्से पे भी राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो उसका टारगेट कंप्लीट है। अब आप देखिए जिस प्रकार का आरक्षण को लेकर के उन्होंने बयान दिया, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि यूएस की धरती पे उन्होंने क्या बयान दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा चुनाव चल रहे हैं और हुड्डा साहब ने क्या बयान दिया। हुड्डा साहब ने कहा कि वो आरक्षण को हटा देंगे। अब मेरा एक विपरीत प्रश्न है राहुल गांधी और पूरे इंटायर उस इकोसिस्टम से, आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, ओबीसी के बारे में बाद में बात करेंगे, या ओबीसी के अंदर भी मुसलमानों को तो आरक्षण का अधिकार नहीं मिला था। बाबा साहब ने आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था? क्योंकि मानना था उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो संविधान बना रहे थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन लोगों का मानना था जो सदियों से एक जाति के अंदर कुछ लोग पीड़ित हैं, ठीक है, हिंदू समाज के अंदर, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अभिलाषा बट गया, उसके बाद भी इस देश में मुसलमान अपने आप को पीड़ित कहें, जिसमें टेक्निकली अगर कहे तो 1977 तक तो निष्कंटक राज रहा कांग्रेस का। 27 वर्ष तक शुरू के 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे, 3 शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे सिंस द इंडिपेंडेंस। अरे कमाल की बात है। फिर भी अगर आपकी कौम नहीं पढ़ पाई तो उसके लिए हिंदू थोड़ी ना जिम्मेदार, उसके लिए इंटायर कांग्रेस इकोसिस्टम जिम्मेदार है। अब वो कांग्रेस इकोसिस्टम चाहती है कि देखो मुसलमान वोट हमारा है, सवर्ण दलित के नाम पे लड़ा देते हैं हिंदुओं को, एक बार हिंदू बट जाएगा, कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, देश 5 टुकड़ों में हो जाए, हमारा राहुल गांधी पीएम बन जाएगा। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं ये सब तो आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस देश को बांटना चाहती है। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। आरएसएस देश को बांटना चाहती है। सबसे पहले किसके पिता ने बयान दिया था सदन के अंदर कि हम आरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों का, जो बाबा साहब अंबेडकर का आरक्षण है, हम उस आरक्षण के विरोधी है। किसके बाप ने और किसकी दादी ने यह बयान दिया था? दादी जी ने रैली में सबके सामने कहा था कि जाति के नाम पर यह जो आरक्षण की व्यवस्था वो नहीं होनी चाहिए। और मंडल कमीशन का सदन के अंदर राजीव गांधी ने 1987 में ऑन रिकॉर्ड, ये सदन के रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा, आपके दर्शक फैक्ट चेक कर सकते हैं। मतलब दादी और पिता जो बात कह रहे हैं वही राहुल गांधी बात कर रहे हैं आरक्षण समाप्त करने की, कोई अंतर नहीं है। बस इस बार कान दूसरी तरफ से पकड़ा। यही राहुल गांधी तो अभी पूरे चुनाव के समय चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भाजपा आरक्षण समाप्त करना चाहती है, भाजपा संविधान बदलना चाहती है। राहुल गांधी तो बोल रहे थे ना, झूठा नैरेटिव भी फैलाया, झूठा ट्वीट भी अमित शाह जी के विरुद्ध में फैलाया। अब वो स्वयं कह रहे हैं कि बदलना चाहते हैं। तो पहले उस आदमी से कोई ये पूछे कि भाई तुम चाहते क्या हो, कि मतलब मैं टॉस हारूं या जीतूं, बैट मेरा है तो भाई मैं ही बैटिंग करूंगा। बचपन में तुमने देखा ना क्रिकेट खेलते हुए लड़कों को, जो कहते हैं कि जिसका बैट है वो पहला नंबर बैटिंग करेगा, आउट हो जाएगा पहली गेंद पे तो नहीं ये ट्राई गेंद था, तो 2014 में हारे, नहीं ये तो ट्रायल बॉल थी हुजूर, अगली गेंद पे फिर हारे, अरे ये फास्ट बॉल था, नहीं बच्चे कहते हैं अरे बहुत फास्ट बॉलिंग किया, ये नहीं मान होगा, इसको हम नहीं मानते। इस बार भी अब हार गए तो समझ में नहीं आ रहा, तब ये कह रहे हैं कि नहीं ये रनआउट जो हुआ है चीटिंग है, मैं तो क्रीज के अंदर पहुंच गया था। आप फिनिशिंग लाइन पे से बहुत दूर हैं। कांग्रेस को 99 ही मिली है, बीजेपी अकेले बीजेपी को 240 मिला है, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 240, आपके पूरे अलायंस को, इंडी अलायंस जो है उसको 232 मिला है। आप समझ रही है कि विराट कोहली से तुलना कर रहा है पूरा पाकिस्तान की, देखो भाई हम सब ने मिला के 167 232 स्कोर किया है, विराट कोहली को अकेले 233 रन बनाना होगा। ये जो राहुल गांधी की जो मानसिक रूप से देखिए होता है, अगर बच्चे को शुरू में लालन पालन पोषण में जो है कमी रह जाती है ना, तो कम दिमाग होता है, हो सकता है पौष्टिक आहार ना मिले होता है,
कोई बात नहीं। इतने सभ्य परिवार के होने के बाद भी नहीं होता है, हो सकता है कहीं चोट लग गया होगा बचपन में तो अटक गया होगा, वो अब रिपीट मोड में है। बच्चा नहीं होता कि वो खिलौने की जिद करता है। तो राहुल गांधी का फेवरेट खिलौना पता है क्या है? क्या है? पीएम पद। उसको लगता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट जो है ना वो खिलौना है। जब मैं जनता के बीच जाती हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, तो जो कांग्रेस भक्त है वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने तो आज तक पीएम पद के लिए बोला ही नहीं है। मैं तो राहुल गांधी ने तो अभी तक कहा ही नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है। तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं तो राहुल गांधी किस लिए चुनाव लड़ रहे थे? ये तो वो बात होगी, पाकिस्तान ने बोला हाँ हम तो ऐसे वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हमको तो इंडिया से मैच जीतना ही नहीं क्योंकि हमको तो पता है हम आज तक नहीं जीते। ये कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ। आप राहुल गांधी, आप कांग्रेस को किस लिए वोट कर रहे थे? आपके मन में फ्रेम में कोई होगा ना कि भाई पीएम बनाना है। तो जब तुम जनता से पूछती हो कि पीएम पद के रूप में किसको देखना चाहते हो, तो बोलते हैं ना कि हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं? देखिए राहुल गांधी के अंदर लालसा हो ना हो वो सब सेकेंडरी बात है। बात इस देश के एकता अखंडता की है, इंटीग्रिटी एंड सोनिटी। लेकिन इसी एकता अखंडता पर आज पवन खेड़ा जी का बयान आया है कि जो राहुल गांधी के संबंधों पर बात कर रहे हैं, विदेशी संबंधों पे बात कर रहे हैं जो नहीं मुझे ये मत बताओ, मैं तुम्हारा ये प्रश्न नहीं सुनूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीएनपी के लीडर के साथ और वो पाकिस्तानी लड़की के साथ यूएस में लूडो खेल रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, क्या करने गए थे? लारा लप्पा करने गए हैं? बेली डांस करने गए हैं? नहीं, क्या करने गए हैं? और वो बीएनपी का बांग्लादेशी जिसको लेकर के क्लियर भारत ने लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप उस लड़की के साथ किस लिए मिलने गए थे? आप मुझसे ये कहना चाहती है मैं दाऊद इब्राहिम से बहुत नफरत करता हूं, तो अभिलाषा जी मैं दाऊद इब्राहिम से अगर मिलूंगा तो मतलब चाय कॉफी पे यूं ही मिल लूंगा? कुछ तो बात होगी। एक तरफ तो राहुल गांधी इजराइल के मुद्दों पे बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश के मुद्दों पे चुप रहते हैं। देखिए फिलिस्तीन के साथ तो कांग्रेस का वो वाला सॉफ्ट टच सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले कर रखा है। लेकिन इसी मुद्दे पर आज पवन खेड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी के जो भी विदेशी संबंध है वो तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी के भी तो विदेशी संबंध है। भाई वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की तुलना लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हो क्यों रही है? प्रधानमंत्री चीन भी जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो पाकिस्तान भी जाएगा, तालिबान से भी बात करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश का विदेश मंत्री राहुल गांधी क्या है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि 99 सीटें आ गई है। 2 बार से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाए थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री पद नहीं होता। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने को ही प्रधानमंत्री मान लेना, यह मूर्खता की उस पराकाष्ठा पर पहुंचना है कि भाई ये ना मिला सही तो वही सही। क्या चलो शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो पड़ोसन के साथ नैन मटक्का ही कर ले। तो वो चल रहा है इस वक्त। पन्नू का जो ट्वीट अभी आया जिसमें वो राहुल गांधी को साहसी बता रहे हैं, ये और जो उनका ट्वीट है और जो हरियाणा चुनाव है, ये किस तरह का एजेंडा सेट किया जा रहा है? वहां खालिस्तानियों का क्या रोल होगा अब पंजाब में? राहुल गांधी का परिवार, हाँ। और अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोई नई लाइन थोड़े ना। कुलदीप नैयर अपने किताब में लिखते हैं कि जरनैल सिंह भिंडरावाला का इंटरव्यू इंदिरा गांधी के कमरे में संजय गांधी ने स्वयं किया था और वो वहीं पर थे। ये कोई हवाई बात नहीं है। और कुलदीप नैयर इस देश के प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार, विचारक माने जाते हैं। खुशवंत सिंह जी भी इस प्रकार की ही बातें करते हैं। खुशवंत सिंह जी 1984 तक के पहले उनकी पत्रकारिता प्योरली कांग्रेस, प्रो कांग्रेस रही है। तो 1984 के बाद जो उन्होंने देखा तो बदला। तो जो चाचा ने किया, जो दादी ने किया, तो राहुल गांधी उस लाइन पर है। कोई मेरे लिए आश्चर्यजनक वाली बात नहीं थी। हाँ, पन्नू के लिए तो अच्छी बात है। पन्नू के लाइन पे अगर कांग्रेस पार्टी चल रही है, जो बात कह रही है, तो इससे खालिस्तानी को, प्रवक्ताओं को, खालिस्तान के समर्थकों को एक मंच मिल गया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1997 में जब प्राइम मिनिस्टर थे आई.के. गुजराल, प्रो कांग्रेस सरकार थी, तब भारत के जो रॉ के एजेंट्स थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पेपर पे
पाकिस्तान को दिया था कि ये हमारे एजेंट्स पाकिस्तान में रह रहे और पूरा लोकेशन के साथ, और हम जानते हैं। पाकिस्तान को आपने उन एजेंट्स का लोकेशन दे दिया, एजेंट्स के नाम दे दिए। गेस व्हाट, उसके बाद क्या हुआ होगा? आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ? भारत के रॉ के एक एक एजेंट को पाकिस्तानियों ने ढूंढ ढूंढ कर ब्रूटली मारा। ये मैं कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है ना, आई के गुजरेलवे बनी, लालू यादव कहले रहन सदन में खड़ा होके कि गुजरलवे प्रधानमंत्री बनी हो, गुजरलवे बनी, यही लालू प्रसाद यादव। तो उन हत्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे? वो तो नहीं लेंगे ना। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बातें बोल रहा हूं नई बातें नहीं है। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं, बलूचिस्तान आज जिस समस्या से गुजर रहा है उसमें भारत कहां था, तो आपने पाकिस्तान को भी एक स्टेज दिया था। उस वक्त राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे। तो पाकिस्तान आज तक कहता है कि भैया इनके तो प्रधानमंत्री ने स्वयं एक्सेप्ट किया था कि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंस है वो भारत कर रहा है। तो अब खालिस्तान के लिए कह दिया कौन? देखिए, कांग्रेस और भारत विरोध कोई पैरेलल रेलवे ट्रैक नहीं है, समानांतर रेलवे ट्रैक नहीं है अभिलाषा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनको सत्ता चाहिए, ये इनके इन प्रकार है किसी भी तरह से, ये सिर्फ सत्ता को जानते हैं। और इसी वजह से ये जो आरक्षण का बयान है, मैं डर रहा हूं। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास 300 सीट है, आप कैसे आरक्षण समाप्त कर देंगे? आप कैसे? नहीं, आप बताइए, ये है लॉजिकल जो हुडा ने या फिर जो राहुल गांधी ने जो बात कही है? फिर आपने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का मकसद है, इसी नाम पे तो हरियाणा चुनाव ये लोग लड़ेंगे। ये जो कांग्रेस की संस्कृति है, मुझे लग रहा है इस देश के लिए बहुत घातक है। राहुल गांधी को तो उस पर मुकदमे चलने चाहिए। ये तो नरेंद्र मोदी सरकार बहुत सॉफ्ट है। ये सवाल भी उठ रहा है कि राहुल गांधी अगर देशद्रोही है तो जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? ये सवाल भी उठ रही है कि जेल भेज दे बकायदा, अगर वो तो देशद्रोही है। भाई वो तो दिख रहा है, लेकिन ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है, उन्होंने आज तक कोई असंवैधानिक काम नहीं किया। जो भी किया है संविधान के दायरे में रख के। आर्टिकल 370 नहीं हटा है। आर्टिकल 370 के अंदर के प्रावधान जो संविधान में नहीं थे उसको रिमूव किया गया। लेकिन देशद्रोही को रखना संविधान के खिलाफ ही है ना कहीं ना कहीं। अब आप क्या करेंगे? इंटायर कांग्रेस इकोसिस्टम, इस्लामिस्ट और वामपंथी आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। आप 244 पर हैं, यूं ही राहुल गांधी को आप ऐसे नहीं ना कर सकते। वो कहेगा भाई हम गए थे चाय पीने, हम बेली डांस करने, जो मैंने बोला आपको, तो आप क्या कर लीजिएगा? कोर्ट में चीजें प्रूव होनी होती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या बोल रहा है या उसे अरेस्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि उसका इंटेंशन क्या था सैम पित्रोदा के साथ, वो दिख रहा है ना। सैम पित्रोदा तो उनको महान बता रहे हैं। हाँ, तो बताएंगे ही। देखो, लेटरल एंट्री का सबसे बढ़िया उदाहरण वही है सैम पित्रोदा। जिस लेटरल एंट्री की वो विरोध कर रहा था ना, इसी के राहुल गांधी के बाप ने लेटरल एंट्री के थ्रू सैम पित्रोदा को रखा था। पता है कि नहीं? आपके दर्शक भी इस फैक्ट को चेक करें। ये सैम पित्रोदा, ये जो हम लोग किसान आंदोलन वाले कहते हैं ना स्वामीनाथन आयोग, तो जरा इनसे कोई पूछे कि स्वामीनाथन साहब कहां से आए थे? यही लेटरल एंट्री से थ्रू आए थे। अब इसी लेटरल एंट्री के विरोध में अचानक से एक बौद्ध ट्री के नीचे राहुल गांधी बैठे और 52 वर्ष की आयु में उन्हें बुद्ध का ज्ञान पैदा हुआ। बोला रे बाप रे बाप, लेटरल एंट्री तो भाई असंवैधानिक है। तो पूछे सैम पित्रोदा से कि हमारे बाप ने आपको क्यों हायर किया था? पूछे ना भाई। अभिषेक तिवारी तो पूछ रहा है। ये पूरा इंटायर इकोसिस्टम निसंदेह कपटी, नीच और भारत द्रोहियों का इकोसिस्टम है। इस देश की जनता को सावधान रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द अभिषेक तिवारी शो के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।